नमस्कार मित्रों, साई एक्सीलेंट कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको मैं भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय और एक उच्चतम न्यायालय यानी कि 25 हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट। तो ये क्या 25 हाई कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट क्या भारत की स्वतंत्रता के समय भी थे या प्राचीन काल से आधुनिक काल तक ये ऐसे ही 25 की गिनती में ही है, या फिर कब कब भारत में कौन से न्यायालय का गठन हुआ? तो प्राचीन काल से आज तक पूरे न्यायालयों के गठन के विकास की प्रक्रिया के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं अवगत कराने का प्रयास करूंगा। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं इससे संबंधित कि कौन सा न्यायालय कब गठित हुआ और कौन सा न्यायिक अधिकार क्षेत्र कहाँ रखता है, कौन सी की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई। तो इन तमाम प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आज आप इस वीडियो के माध्यम से देने में सक्षम होंगे। तो आज का टॉपिक है भारत में न्यायालयों का गठन। तो बात करते हैं प्राचीन काल से आज तक की कि आखिरकार न्यायालय कब कैसे बने थे। तो आप देखिए कि भारत में प्राचीन काल में अर्थात रामायण काल में भी क्या इसी तरह से न्यायालय होते थे? तो नहीं होते थे। रामायण काल में क्या होता था कि रामायण काल में राजा ही मुख्य न्यायाधीश की भांति कार्य करता था, और रामायण काल में राजा जो होता था वो मुख्य न्यायाधीश का कार्य स्वयं करता था। अपने सामंतों के आधार पर निर्णयों के लिए प्रतिपादित करता था। सामंत जिस प्रकार की सूचना दिया करते थे उस प्रकार से वह अपराधी को दंडित किया करते थे। रामायण काल के अलावा देश के अंदर महाभारत काल में भी जो न्यायालय की प्रक्रिया थी वह महाभारत काल में भी राजा ही न्यायाधीश की भांति कार्य किया करता था। रामायण काल महाभारत काल के पश्चात जब देश में वंश काल आया तो वंश काल में सबसे बड़ा जो साम्राज्य था वह था आपका मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में और क्या किया गया कि राजा ने न्यायिक अधिकारी का जो पद था वो स्वयं से त्याग करके और व्यक्ति एक पद का सृजन किया। उस पद का नाम था महामात्र। तो क्वेश्चन आता है कि मगध साम्राज्य में मुख्य न्यायाधीश को किस नाम से जाना जाता था? तो महामात्र के नाम से जाना जाता था। इसके बाद मगध साम्राज्य के पश्चात जब देश में और साम्राज्य का उदय हुआ तो साम्राज्य में एक मुख्य साम्राज्य था, इसका नाम था गुप्त साम्राज्य। तो देश के अंदर गुप्त साम्राज्य में जो न्यायिक अधिकारी था उसे कहा जाता था दंडपाशिक। हालांकि ये दंडपाशिक जो था वो पुलिस का मुख्य अधिकारी होता था। तो दंडपाशिक और इसके अलावा एक और अधिकारी जिसको महासंधि विग्रहिक कहा जाता था, तो महासंधि विग्रहिक इसको कहा जाता था। और इस तरह से महासंधि विग्रहिक इन दोनों की मदद से सम्राट न्याय का कार्य करता था। आपने पढ़ा होगा गुप्त साम्राज्य में सम्राट विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते थे। विक्रमादित्य का उपाधि वो इसीलिए धारण करते थे कि वो न्याय कार्य भी वह स्वयं करते थे। और पढ़ा होगा कि भारत में सर्वप्रथम पहला जो न्याय के लिए प्रसिद्ध था वो कौन था? उज्जैन का चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इस तरह से एक क्वेश्चन और बनता है कि न्याय की जंजीर के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो मुगल काल में जहांगीर न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था। जहांगीर का शासनकाल भारत में सन 1605 से 1628 तक था। तो अब हम देखें कि गुप्त साम्राज्य दंडपाशिक महासंधि विग्रहिक ये कौन थे? मुख्य जैसे आजकल आप कहते CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इसी तरह से CJI इस समय रंजन गोगोई हैं। तो इस तरह से वहां पर उस समय जो होते थे दंडपाशिक और ये पद के नाम थे। कहाँ? गुप्त साम्राज्य में। गुप्त साम्राज्य के पश्चात जब देश के अंदर सल्तनत काल प्रारंभ हुआ था उस समय सल्तनत काल में जो मुख्य न्यायाधीश कहा जाता था उसका नाम था, उस समय उसका पद नाम था काजी उल कुजात। तो काजी उल कुजात जो था वो मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था। किस समय? सल्तनत काल में। सल्तनत काल के बाद जब देश के अंदर मुगल काल आया था तो मुगल काल में इसका जो नाम रख दिया गया था वह नाम रख दिया गया था, इस पद को बदला गया था शास्त्र प्रशासनिक न्याय व्यवस्था को। और सदर उस समय मुगल काल में उस मुख्य न्यायाधीश को जो कहा जाता था वह कहा जाता था सद्र उस सदर। तो सद्र उस सदर किस काल में? मुगल काल में कहा जाता था। मुगल काल 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में कोई ऐसा मुगल सम्राट नहीं था जो भारत के समस्त सूबों को एकजुट बांधे रखता। लिहाजा 1719 में बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। इसी आपसी फूट का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फायदा उठाया। सन 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया और 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने अपने यहाँ भारत में राजनीति करने की, शासन करने की एक कील प्रारंभ कर दी, नींव डाल दी। सन 1764 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने भारत में संयुक्त सेनाओं को पराजित कर दिया और इसके पश्चात
सन 1765 में इलाहाबाद की संधि में भारत के सम्राट जो भारत के मुगल सम्राट थे, तत्कालीन मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि की, और इस इलाहाबाद की संधि में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों ने प्राप्त कर ली। इसके पश्चात सन 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने के बाद भारत में द्वैत शासन की स्थापना हुई, और 1765 में अब भारत की राजनीतिक, शासनिक, प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथों में पहुंच गई। केवल जो नवाब रह गया, दोहरा शासन, द्वैत शासन स्थापित हुआ। द्वैत शासन का तात्पर्य क्या है? जैसे आज भी द्वैत शासन हम पर केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, दो सरकारों का शासन हम पर है, केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार का भी। इसी तरह से द्वैत शासन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और नवाब का शासन, इसको दोहरा शासन कहा गया था। तो इस तरह से आज आप देखते हैं कि केंद्र सरकार सर्वे सर्वा है, सर्वाधिक शक्तियां किसके हाथ में? केंद्र सरकार के हाथ में। उसी तरह से उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसी तरह से थी, सर्वाधिक शक्तियां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी। अब सन 1772 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स बना, तब उसने बंगाल में द्वैत शासन समाप्त कर दिया, और द्वैत शासन समाप्त करने के पश्चात वहां पर उसने कानून की व्यवस्था स्थापित करने के लिए न्यायालयों की स्थापना की, और जितना भी भूभाग उसके अंडर में था, उसमें जो जिले थे, उन जिलों में सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग्स ने दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना की। यहाँ से होता है एक अगला काल शुरू। तो इस तरह से देखा जाए, जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का काल आया, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में सन 1772 ईस्वी में जिले में दो प्रकार की अदालतें प्रारंभ की गई। एक अदालत प्रारंभ की गई जिसका नाम दीवानी अदालतें, और दूसरी फौजदारी अदालतें। यहाँ समझा दूं कि जो दीवानी अदालतें होती हैं, दीवानी मुकदमों या दीवानी अदालतों से तात्पर्य है वह जो बिना पुलिस थानों के सीधे न्यायालय में पंजीकृत होते हैं मुकदमे, वो पंजीकृत मुकदमे दीवानी मुकदमे कहलाते हैं, और वो अदालतें दीवानी अदालतें कहलाती हैं। तथा जिन मुकदमों में पुलिस माध्यम होती है, अर्थात पुलिस के द्वारा चार्जशीट या धारा पुलिस के द्वारा पंजीकृत की जाती है, धारा लगाई जाती है, और उसके पश्चात पुलिस के माध्यम से न्यायालयों में वो मुकदमे पंजीकृत होते हैं, उन मुकदमों को फौजदारी मुकदमा कहा जाता है, तथा उन अदालतों को फौजदारी अदालतें कहा जाता है। तो इस तरह से 1772 में देश के अंदर आज वर्तमान में पूरे भारत के अंदर जो न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायालयों के गठन की प्रक्रिया है तथा न्याय में दंड आदि की प्रक्रिया है, ये सब ब्रिटिश हुकूमत में ही निर्मित हुई थी, और उसी के आधार पर आज भारत में ये सब व्यवस्था संचालित है। तो इस वीडियो में न्यायिक प्रक्रिया का अध्ययन नहीं करा रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से केवल आपको भारत में न्यायालयों का विकास का अध्ययन करा रहा हूँ। तो इस तरह से जिले में सर्वप्रथम दीवानी और फौजदारी अदालत 1772 में बनी थी। इसमें दीवानी फौजदारी अदालतें 1772 में जब बनी, तब इसके पश्चात सन 1775 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर इनकी आधिपत्य था, बम्बई, चार प्रांतों पर इनका आधिपत्य था। सन 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना हुई, और इस तरह से रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना के पश्चात इस एक्ट के द्वारा सन 1774 ईस्वी में भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, और ये सुप्रीम कोर्ट जो बना था सर्वप्रथम ये कलकत्ता में बना था। तो इस तरह से आज आप देखते हो, आज देश का सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में है। भारत में राजधानी अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कलकत्ता बनाई थी। कलकत्ता से दिल्ली सन 1911 में घोषित हुई थी। क्वेश्चन आता है कि राजधानी दिल्ली कब बनी? 1911 में। राजधानी दिल्ली कलकत्ता से कब स्थानांतरित हुई? 1912 में। और दिल्ली से नई दिल्ली कब पहुंची? 1931 में। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में था उस समय, आज नई दिल्ली में। सन 1774 के पश्चात इस तरह से दीवानी फौजदारी अदालतें और सुप्रीम कोर्ट भारत में न्याय प्रणाली चल रही थी, पूरी तरह से ब्रिटिश के अधीन थी, और भारतीयों को तो इसमें शोषण किया जाता था, बिना सुने ही, कम सुने ही, केवल कहानी पूर्ति करके उनको सजा सुना दी जाती थी, क्योंकि इस समय जो न्यायाधीश होते थे वो अंग्रेज ही होते थे। अब इसके पश्चात सन 1774 सन 1786 तक देश, सन 1784 तक देश में वारेन हेस्टिंग्स रहा था, लेकिन जब सन 1792 ईस्वी में देश के अंदर लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बनकर के, अर्थात
बंगाल का गवर्नर बनकर के लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत आता है, तब इसने भारत के अंदर क्या किया, तो भारत में इसने प्रशासनिक और न्यायिक सुधार किए। इस प्रशासनिक और न्यायिक सुधार के तहत इसने कानून की विशिष्टता का पालन किया। आज आप देखते हो कि देश के अंदर कानून की विशिष्टता का सिद्धांत लागू है। कानून की विशिष्टता का सिद्धांत का मतलब है कि कानून से बढ़कर कोई नहीं है। ये कानून की विशिष्टता का सिद्धांत देश में लागू करने वाला कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कानून की विशिष्टता का सिद्धांत देश में किसने लागू किया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का सिद्धांत देश के अंदर लागू किया। अब इसके पश्चात लॉर्ड कॉर्नवालिस ने देश के अंदर 4 भ्रमण अदालतों की स्थापना की थी। ये जो 4 भ्रमण अदालतें थी, ये आप जान लीजिए कि आज की तरह आज आप देखते हो तहसील दिवस, मंगल दिवस आदि प्रकार में जहां अधिकारी आकर के जनता के बीच बैठते हैं, और इसी तरह से 4 भ्रमण अदालतें बनाई गई थी। 4 भ्रमण अदालतें जो बनाई गई थी वो 3 भ्रमण अदालतें बंगाल के लिए थी और 1 भ्रमण अदालत जो थी वो बिहार के लिए थी। तो इस तरह से देश के अंदर 4 भ्रमण अदालतें कब बनी थी, तो ये देश के अंदर 4 भ्रमण अदालतें बनी थी 1792 में, जिसमें 3 भ्रमण अदालतें जो थी वो बंगाल के लिए थी और 1 भ्रमण अदालत जो थी वो बिहार के लिए थी। तो इस तरह से 4 भ्रमण अदालतों का निर्माण करने वाला कौन था देश में, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1792 में ये सब प्रक्रिया इसी तरह से चलती रही थी। दीवानी अदालतें, फौजदारी अदालतें, भ्रमण अदालतें और सुप्रीम कोर्ट। अब जब 1757 जिस तरह से प्लासी का युद्ध हुआ, इसके पश्चात करेक्ट 100 वर्ष बाद सन 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। 1 नवंबर 1858 को भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में पहुंच जाता है। अब न्याय सुधार की बारी आती है। सन 1861 में देश में न्याय के सुधार करते हुए इंडियन हाई कोर्ट अधिनियम पारित हुआ, और इस तरह से सन 1861 ईस्वी में देश में इंडियन हाई कोर्ट अधिनियम पारित हुआ। और जब देश में इंडियन हाई कोर्ट अधिनियम सन 1861 में पारित हुआ, तो इसके तहत सन 1862 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई जिसको आज मुंबई कहते हो, और मद्रास जिसको आज चेन्नई कहा जाता है, यहाँ पर पहला हाई कोर्ट जो बना था वो कलकत्ता में बना था। देश का दूसरा हाई कोर्ट जो बना था बम्बई में बना था, और देश का तीसरा हाई कोर्ट जो बना था वो मद्रास में बना था। तो इस तरह से 3 हाई कोर्ट सन 1862 में बने थे। आज आप देखते हैं देश में 25 हाई कोर्ट है, तो 25 हाई कोर्ट की गिनती यही कराऊंगा। 3 हाई कोर्ट हो चुके हैं। तो देश का पहला हाई कोर्ट कहाँ बना था, 1862 में, कहाँ पर, कलकत्ता में बना था देश का पहला हाई कोर्ट। तो इस तरह से आज आप देखते हैं आज जो कलकत्ता हाई कोर्ट है ये पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार इन 2 प्रांतों के मुकदमों को सुनता है। और कलकत्ता हाई कोर्ट पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है, जबकि इसकी एक खंडपीठ अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में है। तो प्रश्न बनता है कि कलकत्ता हाई कोर्ट का कार्य क्षेत्र किन किन प्रांतों पर है, तो अंडमान निकोबार पर भी और पश्चिम बंगाल पर भी, तथा इसकी खंडपीठ कहाँ स्थित है, तो इसकी खंडपीठ जो है वो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। इस तरह से जो दूसरा है आपका बम्बई, ये बम्बई जो है वो आपका महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमनदीप। तो महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमनदीप 4 प्रांतों का अकेला हाई कोर्ट कौन सा है, बम्बई। प्रश्न आता है कि सर्वाधिक प्रांतों का हाई कोर्ट कौन सा है भारत में, तो बम्बई है। कितने, 4 प्रांत, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमनदीप, जबकि इसकी 3 खंडपीठ है, नागपुर, औरंगाबाद और पणजी। तो इस तरह से नागपुर, औरंगाबाद और पणजी बंबई की 3 खंडपीठ हैं। अब बात करता हूँ मद्रास हाई कोर्ट की। तो मद्रास हाई कोर्ट जो है वो तमिलनाडु और पुडुचेरी 2 प्रांतों को देखता है। आप ढंग से सुनते रहेंगे तो आज के बाद कोई भी पोस्ट न्यायालयों के गठन से बचकर नहीं जाएगा। इस टॉपिक को आप जानते हैं। जिन लोगों ने साई एक्सीलेंट कोचिंग के बारे में नहीं सुना है उनको बता दूं कि यहाँ पर टॉपिक वाइज कंप्लीट और डीपली स्टडी के लिए साई एक्सीलेंट कोचिंग की पहचान है। ऑफलाइन क्लासेस चंदोसी में, आवास विकास में इसकी चलती हैं। जिन लोगों ने अभी तक साई एक्सीलेंट कोचिंग का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें। टॉपिक वाइज कंप्लीट एंड डीपली स्टडी के लिए यहाँ पर इस वीडियो में जिस टॉपिक को मैं स्टार्ट करूँगा उसका कोई पार्ट नहीं होता, बल्कि उस टॉपिक को जीएस के पूरे टॉपिक को जिस टॉपिक को उठाऊंगा उसको वीडियो के अंत तक उसको टॉपिक को पूरी तरह से फिनिश करना होता है। तो इस तरह से देखा 25 हाई कोर्ट। तो तीसरा हाई कोर्ट मद्रास जो कि पांडिचेरी और तमिलनाडु को देखता है। बम्बई हाई कोर्ट 4 प्रांतों को देखता है, यानी कि महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमनदीप। और कलकत्ता हाई कोर्ट 2 को देखता है, यानी पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार। इसकी खंडपीठ 1 है पोर्ट ब्लेयर में, इसकी खंडपीठ 3 है
कहाँ कहाँ आपको बताया था, नागपुर, औरंगाबाद और पणजी, और मद्रास की कोई खंडपीठ नहीं है। तो इस तरह से सन 1862 में 3 हाईकोर्ट देश के अंदर बन चुके हैं। अब सन 1866 ईस्वी में हाईकोर्ट बना था उत्तर प्रदेश का, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट बना, और इस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट भारत का सर्वाधिक न्यायाधीशों वाला हाईकोर्ट है, और इसकी खंडपीठ जो है वो लखनऊ में है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1866 में, जबकि इसकी खंडपीठ 1929 में लखनऊ बनी थी। तो इस तरह से 4 हाईकोर्ट आपने सीखे, 25 हाईकोर्ट आपको मुझे सिखाने हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट भारत में सर्वाधिक न्यायाधीशों वाला हाईकोर्ट है तथा सर्वाधिक पंजीकृत मुकदमों वाला हाईकोर्ट है। तो सर्वाधिक पंजीकृत मुकदमे किस हाईकोर्ट में हैं? तो सर्वाधिक पंजीकृत मुकदमे इलाहाबाद हाईकोर्ट में हैं, और सर्वाधिक न्यायाधीश किस हाईकोर्ट में हैं? तो वह भी आपके सर्वाधिक न्यायाधीश भी पंजीकृत मुकदमे भी और न्यायाधीश भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट है। 1866 में अब तक कितने हाईकोर्ट बन चुके हैं? 1866 तक 4। अब इसके बाद सन 1884 ईस्वी में, तो सन 1884 ईस्वी में जो हाईकोर्ट बना था देश के अंदर, वह बना था कर्नाटक में, और कर्नाटक में ये बंगलुरु में हाईकोर्ट बना था। तो कर्नाटक का हाईकोर्ट कहाँ है वर्तमान में? बंगलुरु। और जो कर्नाटक का हाईकोर्ट है ये बंगलुरु में है। तो इस तरह से बंगलुरु में कर्नाटक का हाईकोर्ट है, और बंगलुरु में जो कर्नाटक का हाईकोर्ट है सन 1884 में बना था, ये 5वां हाईकोर्ट। और धारवाड़ और गुलबर्ग इसकी 2 खंडपीठ है। धारवाड़ और गुलबर्ग 2 खंडपीठ है आपका कर्नाटक हाईकोर्ट की, जो कि बंगलुरु में है। ये देश का 5वां हाईकोर्ट है। 25 हाईकोर्ट वर्तमान में है। 6ठा हाईकोर्ट आपका जो बना था वो बिहार की राजधानी पटना में बना था, और 6ठा हाईकोर्ट देश के अंदर सन 1916 में बना था, पटना में। बिहार की राजधानी है पटना। पटना का पुराना नाम है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। तो 1916 में आपका देश के अंदर 6ठा हाईकोर्ट बना, और ये पटना में था। देश में 7वां हाईकोर्ट सन 1928 में बना था, और जम्मू कश्मीर में ये हाईकोर्ट बना था, और ये श्रीनगर में था। 7वां हाईकोर्ट 1928 में श्रीनगर में बना था। इसके पश्चात 8वां हाईकोर्ट आज़ादी के बाद पहला हाईकोर्ट कब बना था? 1948 में। कौन सा हाईकोर्ट बना था? तो गुवाहाटी में बना था। आज़ादी के बाद पहला हाईकोर्ट, ये 8वां हाईकोर्ट था। प्रश्न आता है कि आज़ादी से पहले कितने हाईकोर्ट भारत के अंदर थे? 7। आज़ादी के बाद देश के अंदर कुल कितने हाईकोर्ट बनाए गए थे? तो 7 पहले थे, आज 25 है। 25 में से 7 गए तो 18 हाईकोर्ट आज़ादी के बाद बनाए गए हैं। तो इस तरह से 8वां हाईकोर्ट गुवाहाटी में बनाया गया, और ये गुवाहाटी जो है वो 4 प्रांतों को देखता है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। और इसकी 3 खंडपीठ है, कोहिमा, आइजोल और ईटानगर। तो कोहिमा, आइजोल और ईटानगर इसकी 3 खंडपीठ हैं। तो 8वां हाईकोर्ट सन 1948 में, और 1948 में ही उड़ीसा में कटक में बना था। तो इस तरह से उड़ीसा, कटक, तो कटक जो है वो उड़ीसा में देश का 9वां हाईकोर्ट बना था सन 1948 में। इसके पश्चात सन 1949 में राजस्थान का हाईकोर्ट बना था जोधपुर, और जोधपुर देश का 10वां हाईकोर्ट था। क्वेश्चन आता है राजस्थान का हाईकोर्ट कहाँ है? तो जोधपुर। आप जानते हैं कि सिविल में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 प्रांत देगा, मान लीजिए उसमें 4 प्रांत यहाँ पर दे दिए, असम, उड़ीसा, कर्नाटक, जोधपुर, राजस्थान, और उसके बाद 4 हाईकोर्ट दे दिए। सुमेलित करने के लिए आते हैं, लेकिन आप तब तक नहीं कर सकते तो आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं है। कंपटीशन कभी भी रटकर क्वालिफाई नहीं होते हैं, याद करके क्वालिफाई नहीं होते, केवल समझ करके ही क्वालिफाई होते हैं। इसके पश्चात सन 1949 में 10वां हाईकोर्ट बना था जोधपुर में, और इसके बाद देश के अंदर 11वां हाईकोर्ट सन 1954 में बना था, और 54 में जो हाईकोर्ट बना था वो हैदराबाद बना था। अभी आप देखते हैं हैदराबाद के ही उसको 25वां हाईकोर्ट बनाया गया, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उस समय एक ही थे। तो आंध्र प्रदेश का जो बनाया गया था हाईकोर्ट वो हैदराबाद में बनाया गया था। और अब अभी जनवरी 2019 में जब देश का 25वां हाईकोर्ट बना था, तो 25वां हाईकोर्ट जो बना है वो अमरावती में आंध्र प्रदेश के लिए। तो इस तरह से देखा जाए 25वां हाईकोर्ट का जो कार्य क्षेत्र था वो किसको विभाजित किया गया? हैदराबाद हाईकोर्ट के कार्य क्षेत्र को विभाजित किया गया। ये देश का 11वां हाईकोर्ट था। सन 1954 में 11वां हाईकोर्ट बना था। इसके पश्चात सन 1956 में मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट बना था जबलपुर में। तो मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ है? जबलपुर में है। ये देश का 12वां हाईकोर्ट था जबलपुर में। सन 1956 में जबलपुर में देश का 12वां हाईकोर्ट बना था, जबकि इसकी 2 खंडपीठ भी हैं, ग्वालियर और इंदौर में। और इसके पश्चात 13वां हाईकोर्ट जो बना था वो बना था सन 1958 ईस्वी में। और 1958 ईस्वी में केरल का हाईकोर्ट बना था एर्नाकुलम। और ये जो केरल का हाईकोर्ट एर्नाकुलम बना था ये 13वां हाईकोर्ट था। ये एर्नाकुलम जो हाईकोर्ट है ये लक्षद्वीप को भी देखता है। तो इस तरह से लक्षद्वीप
के मुकदमे कहाँ सुने जाते हैं, तो वो एर्नाकुलम में सुने जाते हैं। केरल में क्वेश्चन एग्जाम में किसी भी प्रकार से घुमा करके पूछ लेता है। तो इस तरह से 1958 में 13वां हाईकोर्ट बना था एर्नाकुलम, जो कि केरल और लक्षद्वीप के लिए है, जबकि लक्षद्वीप में इसकी खंडपीठ भी है। और इस तरह से फिर इसके बाद देश में 14वां हाईकोर्ट सन 1960 में बना था गुजरात में, अहमदाबाद में। पहले गुजरात जो था वो बम्बई प्रांत में था। सन 1960 में बम्बई पुनर्गठन अधिनियम देश की संसद में पारित हुआ और बम्बई प्रांत को दो प्रांतों में विभाजित कर दिया गया, महाराष्ट्र प्रांत और गुजरात प्रांत। पहले इसका नाम बम्बई प्रांत था, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात दोनों को बम्बई से अलग किया गया था। बम्बई, जिसका आज मुंबई शहर का भी नाम है, उस समय प्रांत का नाम था मुंबई। तो इस तरह से अहमदाबाद जो था वो देश का 14वां हाईकोर्ट था और सन 1960 में ये बना था। और इसके पश्चात देश का 15वां हाईकोर्ट सन 1966 में बनाया गया था और ये दिल्ली में बनाया गया था। तो ये 15वां हाईकोर्ट था और दिल्ली अकेला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका स्वयं का हाईकोर्ट है। तो इस तरह से प्रश्न आता है कि भारत में कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका स्वयं का हाईकोर्ट है, तो वह दिल्ली है जिसका स्वयं का हाईकोर्ट है। इस तरह से 15 हाईकोर्ट आपसे दिखे। अब बात करता हूँ 16वें हाईकोर्ट की। तो इसके पश्चात सन 1966 के पश्चात सन 1971 ईस्वी में शिमला में हाईकोर्ट बना था और 1971 में हिमाचल प्रदेश, पहले केंद्र शासित प्रदेश था, 1971 में हिमाचल को राज्य का दर्जा दिया गया था और हिमाचल प्रदेश की राजधानी में शिमला में हिमाचल प्रदेश का हाईकोर्ट बनाया गया था। ये देश का 16वां हाईकोर्ट था। तो देश का 16वां हाईकोर्ट कौन सा था? देश का 16वां हाईकोर्ट जो था वो हिमाचल प्रदेश, ऊपर में क्या नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। सन 1971 में हिमाचल प्रदेश का जो हाईकोर्ट बना था वो शिमला में बना था और ये देश का जो है वो 16वें नंबर का हाईकोर्ट है। इसके पश्चात देश में सन 1975 में जब हरियाणा पंजाब बना तो सन 1975 में चंडीगढ़ हाईकोर्ट बनाया गया था और चंडीगढ़ हाईकोर्ट जो कि हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ इन तीनों को देखता है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, हरियाणा और पंजाब राज्य शासित प्रदेश है। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ इन तीनों का जो हाईकोर्ट है वो चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ ये सन 1975 ईस्वी में बनाया गया था हाईकोर्ट था और देश का 17वां हाईकोर्ट था। इसके पश्चात सन 1975 के पश्चात देश में 1975 में ही सिक्किम में गंगटोक में हाईकोर्ट बनाया गया था और इस तरह से गंगटोक सिक्किम में हाईकोर्ट बनाया गया और ये देश का 18वां हाईकोर्ट था। गंगटोक के बारे में 2 क्वेश्चन और बनते हैं। नंबर 1 पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे कम न्यायाधीशों वाला न्यायालय कौन सा है, तो गंगटोक। अगला क्वेश्चन बनता है कि देश में सबसे कम पंजीकृत मुकदमों वाला हाईकोर्ट कौन सा है, तो वो भी सिक्किम, गंगटोक। जैसे आपने देखा कि इलाहाबाद सबसे ज़्यादा न्यायाधीश और सबसे ज़्यादा पंजीकृत मुकदमों वाला, इसी तरह से सबसे कम न्यायाधीश और सबसे कम पंजीकृत मुकदमों वाला हाईकोर्ट कौन सा है, तो वह गंगटोक सिक्किम में है। और इस तरह से 18वां हाईकोर्ट सन 1975 में बना था और इसके पश्चात सन 2000 में देश के अंदर 3 हाईकोर्ट बने थे। आपको पता होगा कि 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर को देश के अंदर झारखंड, बिहार से और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, तो इन तीनों के अलग अलग हाईकोर्ट भी बनाए गए थे। और छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट बनाया गया था बिलासपुर, तो बिलासपुर देश का जो था वो 19वां हाईकोर्ट था। और उत्तराखंड का हाईकोर्ट बनाया गया था नैनीताल, ये 20वां हाईकोर्ट था। और आपका झारखंड का हाईकोर्ट बनाया गया था रांची, ये 21वां हाईकोर्ट था। तो इस तरह से झारखंड का हाईकोर्ट रांची, उत्तराखंड का हाईकोर्ट नैनीताल और छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट बिलासपुर बनाया गया। तो ये 2000 में अब कितने हाईकोर्ट होगा, 21। 2000 में हाईकोर्ट की संख्या 21 हो गई। अब सन 2000 के बाद 13 वर्ष तक कोई हाईकोर्ट नहीं बना और सन 2013 में पुनः फिर 3 हाईकोर्ट बनाए गए। कौन कौन से 3 हाईकोर्ट बनाए गए थे? मेघालय का हाईकोर्ट बनाया गया था शिलांग और इस तरह से शिलांग देश का जो था वो 22वां हाईकोर्ट बना। मेघालय का हाईकोर्ट बनाया गया था शिलांग और मणिपुर का हाईकोर्ट बनाया गया था इम्फाल। तो इस तरह से मणिपुर का हाईकोर्ट जो बनाया गया था वो इम्फाल बनाया गया था और ये 23वां हाईकोर्ट था। सन 2013 में बनाया गया था और सन 2013 में त्रिपुरा का हाईकोर्ट बनाया गया था अगरतला। तो इस तरह से अब देश के अंदर सन 2013 तक जो हाईकोर्ट हो गए थे वो 24 हो गए थे और 25वां हाईकोर्ट जनवरी 2019 में बनाया गया था आंध्र प्रदेश का अमरावती। तो इस तरह से देश के अंदर आज वर्तमान में 25 हाईकोर्ट हैं, 1 सुप्रीम कोर्ट है। और आपने देखा ये टोटल इस तरीके से कौन सा हाईकोर्ट कब बना था, कैसे बना और किस किस के कार्य क्षेत्र में, किसका कहाँ पर खंडपीठ है, वो आपको मैंने बता दिया। भारत के अंदर सर्वाधिक खंडपीठ जो है वो
यदि हम देखें तो सर्वाधिक खंडपीठ 2 हाईकोर्ट की हैं, तो गुवाहाटी हाईकोर्ट और दूसरा मुंबई हाईकोर्ट। मुंबई हाईकोर्ट की भी 3 खंडपीठ है, नागपुर, औरंगाबाद और पणजी, और गुवाहाटी हाईकोर्ट की भी 3 खंडपीठ है, कोहिमा, आइजोल और ईटानगर। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने भारत में न्यायालयों के गठन के बारे में अवगत कराया। यदि किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, शैक्षिक समस्या है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं 9758771971। इस पर आप यदि कोई भी प्रकार का प्रश्न पूछते हैं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा, और आपकी किसी भी प्रकार की कोई शैक्षिक समस्या है उसके समाधान के लिए मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ।